आज हम हिंदी पाठ 7 बादलों की काव्य सृष्टि यानी काव्य के माध्यम से जो उसकी रचना है वो लेखक ने कितने अच्छे ढंग से की है उसको बताया है। इसके लेखक हैं आचार्य काका कालेलकर। इन्होंने इस पाठ में जो निबंध के माध्यम से जो हिमाच्छादित पर्वत हैं और वहाँ पर जो बादल रहते हैं, बादलों का जो सौंदर्य है उससे हमें अवगत कराया है इस पाठ में, और बताया है कि बादलों के विभिन्न तरह तरह के कौन कौन से प्रकार हैं उनका विस्तृत वर्णन किया है। साथ ही बादलों में अंतर का जितना सूक्ष्म वर्णन, सूक्ष्म यानी बारीकी से, बहुत गंभीरता से लेखक ने किया है, उतना शायद मौसम विभाग ने बादलों का नहीं किया है। बादलों के साथ साथ लेखक ने जो हिमाच्छादित परिवर्तित यानी बदलते हुए रूप का भी चित्रण इस निबंध में किया है। लेखक के अनुसार जिस प्रकार एक रूप बादलों में अनंत विविधता भरी है होती है, यानी बादल कहने को एक रूप है लेकिन उनमें अनंत कहते हैं, जिसका न आदि है न अंत है, उसको हम कहते हैं अनंत विविधता भरी हुई है। उसी प्रकार कर्पूर गौर से हिम शिखरों में भी आकृति के साथ साथ रंगों और भावों को अमर्यादित विविधता होती है। यानी जो हिम शिखर हैं उनमें तरह तरह की अलग अलग रंगों की, विभिन्न तरह की और विभिन्न भावों की एक ऐसी अमर्यादित, मर्यादा यानी सीमा रहती है जिसकी कोई सीमा रहती है, और अमर्यादित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमा की विविधता, भिन्नता, पराकाष्ठा का वर्णन किया है। इसमें आप देखें, पहले इसमें बताया है जरा सोचो चर्चा करो, ये तुम बादल बन जाओ तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे। आपने इसको खुद अपने मन में इसको सोचना है और अपनी हिंदी की कॉपी में आपने इसको लिखना है कि अगर तुम बादल बन गए तो तुम कहाँ जाओगे और क्या क्या करोगे। आगे देखें, आकाश के बादलों का वर्णन काव्य जितना वैज्ञानिकों ने किया है उतना कवियों ने शायद ही किया होगा। यानी इसमें बताया है कि आकाश के बादलों का वर्णन और काव्य जितना वैज्ञानिकों ने किया है उतना कवियों ने शायद ही किया होगा। कवियों ने जो आकाश का बादलों का वर्णन किया है वो लेखक का मानना ये है कि जितना वैज्ञानिकों ने किया है उतना कवियों ने नहीं किया। अगर किया हो तो मेरी नज़र में नहीं आया। वो कहता है अगर किया होगा तो मेरी नज़र में नहीं आया, मुझे दिखाई नहीं दिया। किसी भी देश के कवि को ले लीजिए, बादलों की शोभा से आकर्षित तो होते ही हैं, परंतु कुदरत का वर्णन करते हुए वे बादलों को नहीं भूलते। लेकिन बादलों का नाम लिया, 2-4 शब्दों में उनका वर्णन किया तो उनके मन में बादलों का तर्पण यथेष्ट हो गया। तर्पण यानी उन्होंने यथेष्ट हो गया, जैसा उन्होंने सोचा उसके हिसाब से वो वहाँ पे संतुष्ट हो जाते और उसको वहीं पर छोड़ देते। बादलों को रुई की उपमा दी, सफ़ेद ऊन की उपमा दी या कभी कुमकुम की उपमा दी तो पूरा हो गया। सच्चे बादल प्रेमियों को इससे कैसे होगा। लेखक का कहना है कि बादलों की अगर सफ़ेद बादल रहे तो रुई की उपमा दी, सफ़ेद ऊन की उपमा दी, या कभी कुमकुम यानी लाल रंग के बादल रहे तो उसको कुमकुम की उपमा दी और पूरा हो गया। सच्चे बादल प्रेमियों को इससे संतोष कैसे होगा। वो कहता है कि इससे जो सच्चे बादल प्रेमी हैं, जिनके मन में सही यथार्थ वास्तविक में बादलों के प्रति स्नेह है, प्रेम है, उन्हें इस बात से तसल्ली नहीं होगी। आगे वो कहते हैं मेरे बचपन में जब हम विज्ञान पढ़ते थे तब बादलों के 4 मुख्य विभाग बताए जाते थे। लेखक का कहना है कि जब बचपन में यानी बाल्यावस्था में जब विज्ञान पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, तो बादलों के मुख्य रूप से 4 ही विभाग, 4 भेद, उसके प्रकार बताए जाते थे। ये चारों किस्म के बादल आसानी से पहचाने जाते हैं। वो कहता है ये चारों प्रकार के जो बादल हैं वो आसानी से, बहुत सरलता से, बहुत सहजता से आप उनको पहचान सकते हैं। लेकिन आज जलवायु के शास्त्र के साथ बादलों का विज्ञान भी बहुत कुछ बड़े प्रकार, उनकी खूबियाँ और उनके नाम, सबका विस्तार इतना बड़ा है कि प्रकृति प्रेमी कवि कहीं के कहीं पिछड़ गए हैं। लेकिन आज जो हालात हैं उन हालात में उसका कहना है जलवायु शास्त्र के अनुसार इतना क्षेत्र विस्तृत हो गया, असंख्य, जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत प्रकार की खूबियाँ नहीं हुई, अच्छाइयाँ, और उनका विस्तार हो गया है कि प्रकृति प्रेमी, जो प्रकृति से प्रेम करने वाले जो कवि थे वो सब पिछड़ गए हैं, पीछे रह गए। हमारे प्राचीन कवि काले श्याम बादलों को राक्षसों की उपमा देते थे। यानी अगर काले बादल रहे तो राक्षसों की उपमा देते थे कि ये देखो राक्षसों जैसे भयानक दिखाई दे रहे हैं। नवजलधर को देखते ही उन्हें द्रप्त निशाचर का भ्रम होता था, द्रप्त निशाचर का भ्रम हो जाता था उनको। और दानव यानी जो राक्षस रहते उन राक्षसों का उनको भ्रम हो जाता था। जलराशि के भार से भूर
विलंबिनों घनों को देखकर उन्हें परोपकारी सज्जन की नम्रता याद आती थी। यानी जो जल राशि से भरे हुए जो बादल थे, उन भूर विलंबनों घनों को देखकर, उन जल राशि के भरे हुए बादलों को देख करके सज्जनों की नम्रता याद आती थी। यानी जो परोपकारी रहते हैं। एक जगह पर कवि ने कहा, वृक्ष कबू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी जो सज्जन लोग हैं वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए ये शरीर धारण करते हैं। उसी तरह उनको परोपकारी सज्जनों की नम्रता, यानी उनकी विनम्रता याद आती थी। भडली वाक्य की रचना करने वाले सहदेव के शिष्य, किसान या खालसी लोग बादलों का जितना निरीक्षण करते थे उतना कवियों ने किया हो तो वो अब तक हमारे सामने नहीं आया। आगे वो कहते हैं कि जो सहदेव के शिष्य यानी किसान और खलासी जो लोग जो सामान उठाने वाले वैसे लोग रहते थे, उनको खलासी कहा जाता था। तो वो कहता हमारे सामने नहीं आया। हमारे कवियों ने 6 ऋतुओं को कितने कितने सुंदर वर्णन किए, किंतु 6 ऋतुओं के बादलों की अलग अलग शोभा उन्होंने क्यों नहीं दी। यानी जैसे वो कहता है कि कवियों ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया, उसी तरह से जो 6 ऋतुओं के जो बादल होते उनकी उन्होंने उपमा, उनकी शोभा का वर्णन क्यों नहीं किया। आगे कहते हैं, उषा काल के बादल, सूर्योदय के बादल, दोपहर के निराग्रही अनासक्त बादल, संध्या के उज्ज्वल और विलासी बादल, रात के राक्षसों जैसे बादल, इनका अलग अलग वर्णन तो क्या व्यक्ति परिचय हमें मिलता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र के साथ खेल करने वाले बादल, द्वितीया के चंद्र की शोभा बढ़ाने वाले बादल एक से नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन आप कभी छत पर खुले में खड़े होकर देखें तो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा के साथ खेल करते हैं वो बादल, और द्वितीया के चंद्रमा की शोभा बढ़ाने वाले बादल, दोनों बादल एक जैसे नहीं होते। बारिश के दिनों में सारे आकाश पर अपना साम्राज्य जमा कर अनंत आकाश को संकुचित करने वाले बादल जुदे, और सारे क्षितिज पर अपना व्यवस्थित वलय फैलाकर आकाश के नीले गुंबद की अखंड शोभा बढ़ाने वाले बादल जुदे यानी अलग। वो कहते हैं कि जो बारिश के दिनों में पूरे आकाश में, पूरे गगन नव आकाश व्योम अंतरिक्ष कुछ भी कहें आप, वहाँ पर जो अपना साम्राज्य, अनंत साम्राज्य न जिसका कोई अंत आदि है न अंत है, उसको कहते हैं अनंत। ऐसे आकाश को संकुचित यानी छोटा, संकीर्ण करने वाले बादल अलग होते हैं। और क्षितिज उस जगह को कहते हैं जहाँ पर कहीं खुले में खड़े होकर देखें तो हमको ऐसा लगता है, दूर हमारी जहाँ पर नज़र जाती है वहाँ पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। क्षितिज पर अपना व्यवस्थित वलय फैलाकर, वलय यानी अपना जो रूप है उसको वह वहाँ पर गोलाकार फैला करके वो नीले गुंबद की अखंड शोभा बढ़ाने वाले बादल जुलते, यानी उस नीले गुंबद की तरह उसकी जो शोभा को, अखंडता को बढ़ाने वाले, अखंड शोभा को बढ़ाने वाले बादल अलग होते हैं। इस तरह से यहाँ तक का आज अपन ने अध्ययन किया और आगे का मैं आपको फिर बताऊँगा। ठीक है।